नमस्कार। आज हम राजा जी नेशनल पार्क के वादियों में हैं, रिवर बेड में, इस जंगल के बैकग्राउंड में बैठे हुए हैं। विवेक अवस्थी हमारे साथ जी हैं और खासकर उनकी मदर आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर गीता अवस्थी हैं और ये डॉक्टरेट की हुई हैं। आज विवेक जी से क्वेश्चन करने के पहले मैं उनकी मम्मी से कुछ क्वेश्चन करूंगा इनके बचपने को लेके। तो मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि विवेक जी जब जंगलों में रहते थे, आपसे बेहतर और कोई नहीं बता पाएगा, तो उस समय जंगल की फील इनकी कैसी थी, क्या एक्सपीरियंस आपने लिया? क्योंकि उसने बताया कि एमपी में मैं भी रहा हूँ, एमपी में आप भी रही हैं, और एमपी के जंगल के अंदर एक जादू तो है कि वो शुरू में लोगों को डराता है पर बाद में वो वाइल्ड लाइफर बनाता है ना। तो आपका सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस चाहूँगा शेयर करना। लोग उत्सुक होंगे विवेक जी का बचपना जानने के लिए कि अगर वो वाइल्ड लाइफ में थे, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो आए हैं तो वो बचपन में कैसे थे? जंगल को प्रेम करते थे, घबराते थे जंगल से, क्या था? सबका होता है। इसका बचपन जो है जस्ट कॉन्ट्रेरी था। अच्छा। हम लोग मूवी बहुत देखते थे, तो वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई मूवी थी, हम लोग देखने गए हुए थे। उसका नाम था जानवर और इंसान। जानवर और इंसान। तो उसमें पूरे स्क्रीन पे जब टाइगर आता है तो ये बहुत डरता था देख के। तो हम लोग इसका चेहरा जो है अपनी गोद में छिपा लेते थे कि मत देखो कुछ। पर उस बार वो लास्ट सीन देख के ऐसा डरा कि इसके बाद इसने मूवी देखना बंद कर दिया। और उसके बाद घर आके बोलता था कि अब ना तो मैं कभी ये मूवी देखूंगा, मूवी जाऊंगा ही नहीं, और ना मेरे बच्चों को देखने दूंगा। ये मैम कितने साल के थे जब की बात? 4 साल तीन चार साल की बहुत छोटा नहीं, रायसेन में। ये मम्मी ने जो घटना बताई है, मैंने अपने YouTube चैनल में कभी नहीं बताई, लेकिन मुझे याद आ गई मम्मी के बोलने से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई बात है। मम्मी 6 बोल रही है, पन्ना का नहीं, एक्चुअली 4 साल का था, क्योंकि मुझे ये अपनी एज याद रहती ना, इसलिए कि मेरे फादर की पोस्टिंग कहाँ थी। जी। और मुझे अच्छे से याद है कि रायसेन की बात है। और उसके पहले मूवी देखता था मम्मी पापा के साथ, क्योंकि मम्मी पापा को बहुत शौक था तो मूवी देखने का। उस मूवी में टाइगर आया और वो मैन ईटर टाइगर होता है, मुझे अभी भी सीन याद है। और वो मूवी में अब मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ, मुझे कहीं मिलती नहीं है। अच्छा। वो जानवर यूट्यूब में भी देखा, नहीं मिल रही। मेरी भी देखी हुई है, उसमें टाइगर आता है, बार बार हमला दरवाजों पे आता है। उससे मैं इतना डर गया, उसके बाद रोने लगा। फिर पापा लेके निकले या पता नहीं जो। फिर उसके बाद जब मम्मी पापा कहीं मूवी जाए तो मैं जाने नहीं देता। अब जैसे ये मम्मी बता रही, ये बात तो मुझे याद नहीं थी कि मैं तब बोला कि मैं अपने बच्चों को भी नहीं देखने दूंगा। लेकिन फिर क्या था कि एक चपरासी बाहर खड़ा होता था, क्योंकि मम्मी पापा को मूवी जाना है, कब तक नहीं जाएंगे, बहुत कन्विंस करते थे, मैं जाता नहीं था। तो पूरे टाइम चपरासी मुझे घुमाता रहेगा, ये चॉकलेट खाओ, ये करो, बाहर घुमाता रहेगा, और ये मूवी देखते थे और इंटरवल में मिलने आते थे। फिर उसके बाद मुझे क्या था, पहली मूवी जो मैंने देखी उसके बाद पन्ना में, यहाँ से ट्रांसफर हो गया हमारा रायसेन से, पन्ना पहुंचे तो देखी मिस्टर नटवरलाल। वो भी बहुत, मुझे लगता है 2 साल बाद देखी होगी। बहुत कन्विंस किया सबने। और उसमें भी जब मैं पूरे टाइम नहीं, हाँ वो था शेर का, वो भी। और मुझे था कि कहीं कोई शेर ऐसा करे। तो सबसे पहले जब अमिताभ बच्चन की आंख आई उसमें पूरे स्क्रीन में, मुझे उस टाइम की मेमोरी है। सब बोले अमिताभ बच्चन, मुझे पता ही, बाद में मेरे फेवरेट बन गए। उस वक्त मैंने पहली बार जो अमिताभ बच्चन को पहचाना कि ये अमिताभ बच्चन है, क्योंकि मैं तो मूवी देखते ही नहीं था। तो वो घटना बता रही है मम्मी। ये कितनी एज थी जिस समय नटवरलाल? ये मेरे ख्याल से 6-7 साल रहा होगा, क्योंकि कम से कम 2 साल तो रहा होगा जब मैं नहीं गया, है ना। तो 6-7 साल की एज रही होगी। बट वो नेचुरल था। आपका जो फियर विवेक जी, वो नेचुरल था उस उम्र में। अगर बच्चा खासकर एक वाइल्ड एनिमल से फियर मैंने देखा हुआ, वो महसूस किया, बहुत से बच्चों को महसूस किया। जो मैम बता रही हैं वो बिल्कुल सही है। उस वक्त डर जाना एक अलग बात थी, इसने तो बिल्कुल गांठ बांध ली कि मुझे जाना ही नहीं है जी। अच्छा, वैसे भी ये बहुत डरपोक था बचपन से जी। घर के अंदर भी जैसे ही मेरा काम खत्म होता था, ये मैक्सी का कोना पकड़ के ये साथ साथ चलता था। साथ के बच्चे जो है बराबर उम्र के खेलने बुलाते थे बाहर। इसका बड़ा भाई है, इससे 4.5 साल बड़ा है, वो खेलने जाता था। उसको सब बोलते थे कि अपने भाई को लेके आओ, पर ये मेरी मैक्सी का कोना छोड़ के जाता ही नहीं था। लाडला था आपका इसीलिए। नहीं, आदत में था इसकी। जी, होता है, नेचर होता है। वो बिल्कुल छोड़ के जाता ही नहीं था किसी तरह। और उसके बाद इसको पहले रात को भी अगर यूरिनल जाना है तो साथ में कोई जाए जी।
इतना डरपोक किस्म का था ये। आज इतना बड़ा वाइल्ड लाइफर है। तो अब मैं जब इसको देखती हूँ जंगलों में, तभी मैं 2-3 दिन पहले इससे कह रही थी कि अब मुझे खुद ताजुब होता है कि तुम जो है बचपन में इतने डरपोक थे और अब रात को भी जंगल में उतरे खड़े हो गाड़ी से। आज जीवन ही पूरा जंगलों में चल रहा है इनका। तो उस हिसाब से देखें तो बिल्कुल इनका नेचर विपरीत हो गया। मैम अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, उसका इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत आता है। जी आप हैं लालगंज की, ये तो बताया था विवेक जी ने। नहीं, एक्चुअली मेरा बर्थ हुआ अजमेर में। अच्छा। मेरे फादर रेलवे में रहे। जी जी। APU2 मैकेनिकल इंजीनियर। ओके। तो मैं जब 3-4 साल की हो गई तब वहाँ से रिटायरमेंट के बाद हम लोग लखनऊ आ गए। अच्छा। तो मेरा बचपन 2-4 साल का लखनऊ में बीता। अरे। फिर उसके बाद हम लालगंज आए। फादर ने यहाँ रिटायरमेंट के बाद बिजनेस डाल लिया। जी। बोले मन नहीं लगता खाली खाली, तो बिजनेस डाल लिया। फिर मेरा एजुकेशन जो है वो यहाँ लालगंज में हुआ। ओके। और 2 साल मैंने हायर सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन जो है रायबरेली में भी किया। अच्छा। फिर शादी हो गई, तो शादी के बाद फिर मैंने जो है PG किया। PG के बाद फिर अपना PhD किया। PhD के बाद फिर मैंने LLB किया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि हालांकि मेरे हस्बैंड का सोचना था कि डॉक्टरेट के बाद LLB का क्या मायने है, पर मैंने सोचा लर्न नोइंग पर्सन हमेशा अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने LLB भी किया और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी रही हूँ। मैंने वकालत भी की है। हाँ, बताया था इन्होंने। हाँ जी, मैं सुना वीडियो में। और अब थोड़ा बहुत लिखने का शौक है। अरे क्या बात है। तो स्टोरी राइटर भी हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल भी तो है। यूट्यूब चैनल भी है हमारा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है यूट्यूब चैनल का, बताइए। डॉक्टर गीता अवस्थी, इस करके सर्च कर लीजिए यूट्यूब में। ये तो कहिए हमारे साहबजादे नहीं आए मैम, वो भी राइटर है। अच्छा, है ना। तो ये इतनी रिग्रेस जर्नी वो ले ना पाता, ये मालूम था। तो अच्छा हुआ कि हमारी ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई तो वो लौट गया, वरना उसकी आपसे बहुत बनती कि वो राइटर ही है, प्योर राइटर। अब आपने इनकी शुरुआत अवस्थी जी की कैसे हुई थी, मैम ने अपने बारे में बताया। मैंने एजुकेशन मैम से सिर्फ इसलिए पूछा कि उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर बहुत पड़ता है। और आज का सबसे बड़ा मैसेज जितने भी यूट्यूबर्स देख रहे हैं, अवस्थी जी के जो फॉलोअर्स है वो देख रहे हैं कि एक इंसान, एक लड़का अपनी माँ को कितना प्यार करता है, किस तरह कदर करता है, जो आज के टाइम पे मिसिंग है। तो ये एक मैसेज जाता है कि अपने माँ को आप केयर करिए, माँ के बारे में सोचिए, क्योंकि मैरिड लाइफ के बाद अक्सर लोग जो है अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो जाते हैं, अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। और इसके बाद मैं अब अवस्थी जी आपके पास आऊँगा। आपकी जो जर्नी है, मैं वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ, आप वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं, आपको ये जुनून जो वाइल्ड लाइफ का है, ये कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ? देखिए क्या था, जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे जो अपने उम्र के साल ऐसे याद होते हैं कि मेरे फादर की पोस्टिंग, जैसे मैं अगर 10 साल का था तो मेरे फादर पवई में पोस्टेड थे। अच्छा। तो अगर मैंने टाइगर उसके पहले देखा तो या तो मैं 9 या 8 साल का था। जैसे मम्मी बता रही थी 6, तो मैंने कहा नहीं 4। रीजन क्या है कि मैं 4 से 6 साल तक की उम्र तक मैं रायसेन में था। अच्छा। तो हो सकता है 6 भी हूँ, लेकिन 6 से बड़ा नहीं था, क्योंकि 6 के बाद 6 साल से 10 साल की उम्र तक पन्ना में थे। अच्छा। तो जो आपने सवाल पूछा कि वाइल्ड लाइफ का शौक कैसे हुआ, मुझे वाइल्ड लाइफ का कोई शौक नहीं था पहले। मुझे शौक था कि गाड़ी में घूमना है। बाहर जो जीप खड़ी रहती थी, तो मैं जब पापा घर में रहते थे तो मैं स्टीयरिंग घुमाता रहता था, और मैं सोचता था पापा कितने किस्मत वाले हैं कि गाड़ी में रोज घुमा करते हैं। एक बार भिड़ा दिया था। वो तो बाद में भिड़ाया, बाद में था, वो भी बताऊंगा। वो तो भिड़ाया तो मैंने 12 साल की एज में था। तो वो उसमें ऐसे करता रहता, मुंह से आवाज निकाल के। तो एक दिन पापा जा रहे थे कहीं, गर्मी की छुट्टी थी, उनको रात को जाना था। तो मैंने मम्मी से वही पीछे पड़ गया कि जाना, पापा बोले लेके नहीं जाएंगे, जंगल जाना है, जंगल जाना है। तो फिर मैं रोना धोना शुरू कर दिया। तो मम्मी वो ले जाओ, परेशान तो करता नहीं है, तो ले जाओ उसको, ऐसा करके जिद करके। तो फिर मम्मी ने बोला तो पापा ने चलो, तो लेके गए। तो मेरा शौक था घूमना, जंगल से कोई मतलब नहीं। जंगल जब अंदर गाड़ी घुसने लगी, वो लाइफ में, आज लोग बोलते हैं कि नाइट ड्राइव मैंने चलाई है, आज हर यूट्यूबर बना रहे हैं, लेकिन वो मेरी लाइफ की पहली नाइट ड्राइव अपने आप बन गई थी। पापा के साथ गया, तो उसमें कौन कौन था मुझे याद नहीं है, लेकिन वर्दी पहने कई लोग थे। तो वो फॉरेस्ट वाले और पुलिस वाले रहे होंगे।
अब जब मैं रिकलेक्ट करता हूँ तो वो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट था। तो जब गाड़ी जंगल में घुसी, एक गांव के अंदर से होके जा रही थी, पापा आगे बैठे थे, मैं उनके ठीक पीछे बैठ के उनके कंधे को मैंने पकड़ा हुआ था, क्योंकि गाड़ी में गेट वेट नहीं थे, हुड भर था, गेट नहीं होता। तो अंदर गए, फिर गाय पड़ी थी, तो पापा के साथ उतरा तो वर्दी वाले कई लोग खड़े थे, तो पुलिस वाले और वो थे। काले रंग की गाय थी, मुझे याद है, जहां तक उसका है कि आंख भी निकली हुई थी, ऐसा कुछ याद है। कई लोग खड़े थे, फिर मुझे डर नहीं लग रहा था, पापा के साथ ही हाथ पकड़ खड़ा था। आप किल पे आए थे? किल पे आए, जो टाइगर ने किल किया था गाय, और क्योंकि गाय मारी थी उस टाइम पे लोग जहर वगैरह बहुत डालते थे। ये मैं अब उस टाइम मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब मैं बड़े होकर रिकलेक्ट करता हूँ तो उन बातों को मुझे तार जुड़ जाते हैं। फिर वहां से ये था कि हाँ टाइगर ने मारी है। फिर गाड़ी में हम आगे चले तो राइट हैंड साइड पे गाड़ी की हेडलाइट पड़ रही है, एक पेड़ है, और उस पेड़ के बगल में टाइगर खड़ा है, अच्छा बड़ा चेहरा, आप देख रहे हैं? और वो हाँ दिख रहा है। और मुझे ऐसा कोई डर नहीं, थोड़ा डर मतलब जंगल वाला डर होता है। पापा कंधा पकड़ा था तो मुझे डर नहीं था, मतलब। और मुझे जो अब मेमोरी में है ना, वो बहुत बड़ा चेहरा याद है। जब आप किसी बात को रिकलेक्ट करते हो ना, तो आपको कुछ बड़ा सा ही दिखता है। तो या तो वो टाइगर बड़ा था, या उसका और ये बात है पन्ना नेशनल पार्क की। तब मेरे फादर पन्ना में पोस्टेड थे। उसके बाद जंगल का ऐसा कुछ नहीं था, वो वहां से ट्रांसफर हो गया हमारा पवई में हमारा जंगल कनेक्शन कट हो गया। फिर मम्मी वहां पे लेक्चरर थी, और पापा की पोस्टिंग हो गई अजयगढ़ एज एसडीएम। तो पापा संडे सैटरडे आते थे, चले 90 किलोमीटर। अजयगढ़ आपका कहाँ पड़ा? दोनों पन्ना डिस्ट्रिक्ट में थे, तो 90 किलोमीटर का फासला था। पापा आते थे, इन बिटवीन मुझे चोट वगैरह लग गई एक बार, जैसे अमिताभ बच्चन को लगी थी वैसे ही मुझे पेट में लग गई। तो और उस टाइम पे फोन नहीं था पापा के पास, वहां पे मतलब लाइन खराब होती थी, तो पुलिस से वायरलेस करवाया मम्मी ने। वायरलेस जब पापा को मिला तो शायद 1-2 दिन बाद मिला था। तो तब तक मैं तो ट्रीटमेंट जो भी था, पापा आए फिर मुझे दिखाने, जबलपुर ले गए सब। तो पापा ने बोला कि तुम छोड़ो नौकरी वगैरह, साथ ही रहो, वो वकालत कर लेना ये। तो फिर वो सेशन कंप्लीट करवाया मम्मी का, उसके बाद रिजाइन करा दिया, वरना तो हम पवई में थे। फिर हम अजयगढ़ आए, फिर वाइल्ड लाइफ से कनेक्शन हो गया, क्योंकि हमारे बंगले के ठीक पीछे पूरा जंगल था सागौन का। आंगन में बैठो तो जंगल दिखता था, बैठे बैठे जमीन में बैठ जाओ ना, जैसे हमको आज आज दिख रहा है ना। हाँ, तो बस वो पूरा ऐसे ही पहाड़ भी थे वहाँ भी। हाँ, पीछे पहाड़ थे, बिल्कुल पहाड़। पीछे हॉस्पिटल था बगल में, और उसके बगल में भी, और पीछे भी पूरा जंगल था। लेपर्ड आता था वहाँ पे। तो उस वक्त क्या था कि हम कई बार गर्मी में आंगन में भी सोते थे, गर्मियाँ होती तो उस टाइम ट्रेंड था पंखे वंखे लगा के। तो मम्मी पापा के साथ सोता था तो डर नहीं लगता था मुझे, हालांकि दीवार कोई ऊंची नहीं थी बहुत, मुझे लगता 6-7 फुट रही होगी जो आंगन वाली थी। फिर मुझे चूल्हे की रोटी का तब भी शौक था, आज भी था। तो एक चपरासी रोटी बनाता था, तो मम्मी ने किचन बनवा दिया था आंगन में, खपरेल वाला। तो उसमें बैठने की जगह मैं बाहर बैठ जाता था, वो चूल्हे में बनाता था कटहल की सब्जी, ऐसा कुछ भी जो मसालेदार सब्जी, और गर्मा गर्म कड़क रोटी तब भी खाता था मैं, आज भी वैसे खाता हूँ। और उसमें फूली रोटी में चम्मच के साथ घी डाल दिया और उसको मीस के खाते थे। और तब भी मैं रात होता था, मुझे जंगल दिख रहा होता था, मतलब रात मतलब शाम सी होती थी, धुंधलके में खा लेता था। तो ऐसा बिल्कुल मतलब जंगल, मतलब मुझे शौक था कि मैं जंगल को देखूं। पिकनिक वगैरह इतनी मम्मी पापा करते थे ना, सिविल जज हो गए, डॉक्टर्स हो गए सारे। हाँ, संडे तो घर में रहते ही नहीं थे। हर संडे हम लोग जो है बहुत अच्छी बात है, टिफिन लेते थे। तो नहीं, कई बार खाना भी जंगल में बनता था, एक वही था, खाना वाना जंगल बनता था। तो हम लोग बच्चे जंगल में घूमने निकल जाते थे। ये तो हम लोग कॉलेज के जमाने में भी करते थे, जो हमारा स्टाफ था पवई में, हर संडे पवई में हनुमान घाट है। तब ये बच्चे जो है एक्चुअली पहाड़ वहाड़ में चढ़ना जो है वही सीखे, ये आगे आगे दौड़ते हुए चढ़ जाते थे, और हम लोग पीछे पीछे, दोनों बच्चे हमारे। वहाँ हनुमान घाटा था, एक टोरिया था पवई में, वो तो हमारे घर के ठीक नीचे था, मतलब हमारा घर उसके नीचे था। तो बिल्कुल जब बारिश होती झरने चलते थे। लेकिन वो जंगल कनेक्शन अजयगढ़ में आया, क्योंकि जगह जगह हम जाते थे, घने जंगल, कहीं कोई निशान मिलते थे पैरों के। फिर उसके बाद फिर ट्रांसफर हो गया अजयगढ़ से, फिर अपना सिंगरौली। सिंगरौली में उतना कनेक्शन ये भी कॉमन है हमारा आपका। अच्छा, सिंगरौली में बाबा ने ड्रिलिंग की है। अच्छा, करिए। उसके बाद वहां से सीधी हुआ, तो सीधी ज्यादा टाइम नहीं रहे पापा, लेकिन वहाँ जंगल कनेक्शन था, संजय डुबरी नेशनल पार्क था। अच्छा। तो परसुली, अच्छा, उस टाइम पे वो संजय डुबरी का नाम नहीं था तब, संजय गांधी था अंदर, ऐसा कुछ था। लेकिन था वहाँ उस टाइम पे नेशनल पार्क बन गया था, मतलब वहाँ जानवर आते थे। नेशनल पार्क तो मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि 11 साल का रहूंगा, 11-12। तब तो फिर नहीं होगा उस समय। हाँ, नेशनल पार्क नहीं होगा। हाँ, तो वो देखना, गूगल करना पड़ेगा अभी। लेकिन ये था कि परसुली जो गेस्ट हाउस था वो था, जो आज एमपी टूरिज्म का है,
और उसके बारे में मेरे चैनल पे एक वीडियो भी पड़ा है बहुत पुराना। इस कैरियर के स्टार्टिंग में मैंने बनाया था 3 इडियट्स नाम से। हम 3 दोस्त थे, एक डीजे का लड़का था, एक राजीव वकील है। हम नदी पार कर रहे थे, पूरा एक जो घटनाक्रम हुआ था, तो बस वो दोनों मेरे दोस्त गए थे, मम्मी पापा थे, मेरा भाई भी नहीं गया था वहाँ। और वो एक लकड़ी का गेस्ट हाउस भी था, उसका भी जिक्र किया मैंने उसमें, जिसको अभी रेनोवेशन को कोर्ट ने रोक दिया उसका। तो वो दोनों रेस्ट हाउस थे वहाँ पे। उसके बाद विदिशा आ गए, विदिशा में कनेक्शन कट, सिटी लाइफ हो गई। विदिशा के बाद फिर बांधवगढ़ गए, फिर कॉमन हो गया। अच्छा। विदिशा में मेरे नाना रहे हैं। अच्छा। एमपी का बैकग्राउंड हमारा है। हाँ। तो फिर विदिशा के बाद जो बांधवगढ़ है ना, वो मेरी असली वाइल्ड लाइफ शुरू हुई। हाँ, बांधवगढ़ में क्या था कि मैंने हफ्ते में 3 से 4 सफारी करी पापा के साथ, क्योंकि उनकी वीआईपी ड्यूटी होती थी। जब जाना 1-2 बार मना करते, क्योंकि वो पीएमटी का टाइम था, तो वो थे चाहते थे पढ़ूं पापा, और मैं 1-2 बार मना करे, ड्राइवर से पूछता था, सईद नाम था, कहाँ जा रहे हैं, बोलते मुझे झूठ तो बोलेगा नहीं, भैया ताला। अच्छा ताला, फटाफट डायरी में हम नाश्ता करते थे, मैं जल्दी जल्दी खा रहा हूँ। पापा बोलते थे मम्मी से, देखो ये जल्दी खा रहा है, वो नहीं खा पाते जल्दी है, और वो सोचते थे जल्दी से खा के निकल जाए, और मैं खा के पहले जीप में बैठ जाता था, और कितनी कोशिश कर लो मैं उतर नहीं सकता था। वो समझ लीजिए कि वो जो बग होता है कीड़ा, वहाँ बांधवगढ़ से आपका चालू। उसके बाद फिर थोड़ी देर बोलते थे उतरो, फिर वो भी फिर रास्ते पर मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे पापा। अच्छा। गाड़ी रास्ते में, उसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, दुनिया भर के सब लोग हैं, लेकिन फिर नहीं, आप देखो कि ये है, ये दीमक की बाम्बी है, ये ऐसा है, इसकी जानवर की ये आवाज होती है। मतलब 30 किलोमीटर का जो फासला था ना, उसमें ही गाड़ी रोक रोक के मुझे बताते थे। फिर जंगल में भी जैसे जा रहे हैं, वीआईपी ड्यूटी में कोई भी अफसर है, कमिश्नर आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं, मिनिस्टर भी आ रहे हैं, तो भी वो बोलते थे गाड़ी से उतरना नहीं, मैं उतरता नहीं था। और गाड़ी के अंदर, हुड की गाड़ी में पता नहीं चलता कौन अंदर बैठा, विंडो होती नहीं थी, तो मैं बैठा, और मैंने भरी दोपहरी एमपी में 48 to 49 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है गर्मी में, और वो गर्मी मैंने और पापा ने आम के बगीचे में, जो ताला में सर्किट हाउस है बांधवगढ़ में, वहां पे लाइट चली जाती तो जनरेटर नहीं था, और वीआईपी कोई आया तो अपने रूम में सो रहे हैं, वो उठ ही नहीं रहे, जो भी रीजन है कि उन्होंने ड्रिंक कर लिया, क्या कर लिया। मुझे याद है एक बार एक डॉक्टर साहब थे, पापा और मैं उन ऑफिसर का नाम नहीं बताऊंगा, मुझे अच्छे से याद है, वो अपना ड्रिंक करके सो गए, उनकी नींद नहीं खुली। गर्मी इतनी कि लाइट, मतलब पसीना अंदर कमरे में आप रह नहीं सकते हो, और वहाँ की लू ऐसी चलती है ना मध्य प्रदेश में, कि आपको, अगर आपने, कई लोग प्याज, पापा तो प्याज रख के चलते थे पॉकेट में, और गमछा बांधना पड़ता है वरना आपको लू लग जाएगी। तो वैसी गर्मी में हम लोग आम के बगीचे, वहाँ पे आम का बगीचा था, अभी भी होगा मेरे ख्याल से, उसमें बैठे थे, और लू के थपेड़े आ रहे हैं, ना पापा को फर्क पड़ रहा है, ना मुझे, और ना उन डॉक्टर साहब को। मतलब जो जंगल पसंद करता है ना, वो इन बातों को गौर भी नहीं करता। तो ना एसी चाहिए, ना कुछ चाहिए, रूम थे एसी, लेकिन बाकी घर में तो हमारे कूलर ही होते थे उस टाइम पे। तो वो जो बांधवगढ़ का टाइम था ना, फिर वो अवेयरनेस। हाँ, और उसके पहले अजयगढ़ में क्या था कि अजयगढ़ में वाइल्ड लाइफ थी, उसके सामने थे मंझले राजा की कोठी थी। अच्छा। जो वहाँ के राजा साहब के छोटे भाई थे ना, बीच वाले, तो वो शाम को कई बार पापा के साथ वॉक करते थे। अच्छा। तो ऐसी बातचीत में उन्होंने बताया कि मेरे छोटे बेटे को वाइल्ड लाइफ का बड़ा शौक है। अच्छा। तो वो बोले कि मैं कैसेट लेके आया हूँ, वीडियो कैसेट अफ्रीका के। तो पापा ने बोला, वो बोले आप ले जाओ कैसेट। पापा ने सोचा बच्चे फंसा देंगे वीसीपी में, उन्होंने, महंगे कैसेट हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके घर ला के दिखा दूंगा। तो मुझे रोज शाम को कई दिन तक लेके जाते थे, केवल मैं, पापा, भैया नहीं जाता था। और फिर वहाँ पूरे 3 घंटे के वो कैसेट जो होता था वो देखूंगा मैं, एक टकटकी लगा के। इंग्लिश में होते थे, मेरी इंग्लिश, ग्रामेटिकल इंग्लिश हमेशा से अच्छी थी, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, लेकिन ग्रामर मेरी, इवन मेरे बीएससी में 50 में से 45 मार्क्स है इंग्लिश में, तो मुझे समझ आती थी, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता था, क्योंकि मेरा तो सरस्वती शिशु मंदिर था, हिंदी मीडियम भी क्या संस्कृत मीडियम था। फिर भी मैं, मतलब समझने से मुझे कोई मतलब ही नहीं था, मुझे देखने से मतलब था। पूरा मैं टकटकी लगा के देखता था, फिर पापा से पूछता था ये क्या, कैसे बनती है। पापा बोले ये डॉक्यूमेंट्री होती है। तो मैंने कहा, फिर पूछते हैं कि तुम्हें पता है कितनी देर में बनती है। मैंने कहा 3 घंटे में बन जाती होगी। तो बोले 3 साल में बनती है। तो मैंने कहा फिर कैसे, तो पापा बोले कि ये पहले कैमरा लगाते हैं, पिंजरा बनाते हैं, तो उसके अंदर बैठते हैं छिपके, पूरा दिन बैठते हैं। 3 दिन बाद इनको एक बार, वो उसमें लायन का था, टाइगर नहीं था, कि लायन आता दिखता है। फिर ये पेड़ पे बैठे रहते हैं, पानी में बैठे रहते हैं, ऐसे महीनों लगते हैं। हाँ, तो वो मैंने कहा फिर ये बैठे रहते हैं तो इनको पैसे कैसे मिलते हैं।
घर कैसे चलता है, मतलब बाबा बोले इनको तो अमिताभ बच्चन से ज्यादा पैसे मिलते हैं, मेरे फेवरेट हीरो अमिताभ बच्चन थे। तब उस वक्त जो एक बार मैंने अपने चैनल में बताया था कि मुझे जो डॉक्यूमेंट्री का जो चस्का लगा था ना, तो मैंने ना तो तब यूट्यूब था ना डिस्कवरी चैनल कभी देखे थे, तब सिर्फ दूरदर्शन था। तो मैंने सोचा कि ऐसा मुझे काम बड़े होके मिल जाए कि मुझे कहीं पे कैमरा लगा के बैठ के और मुझे पैसे भी मिले, वो फिर सपना कहीं भूल गया मैं। फिर ये बांधवगढ़ का हो गया, तब तो चस्का ही हो गया था वाइल्ड लाइफ का। फिर बांधवगढ़ से भोपाल गए धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ। फिर जब दिल्ली आए नौकरी में अपना दुनियादारी में, तब भी घूमने जाओ तो सरिस्का जाओ, जिम कॉर्बेट जाओ। फिर शादी हो गई तो वाइफ को भी पसंद था जिम कॉर्बेट, बच्चों को भी पसंद आता था। फिर ढिकाला तो हम इतना जाते थे कि मेरे ही ऑफिस से बुकिंग होती थी। मेरी एनिवर्सरी 15 नवंबर की है, ढिकाला 15 नवंबर खुलता है। हम अपनी एनिवर्सरी में वहीं ढिकाला जाते थे। तो इतना से टच में रहे। फिर जब बिजनेस शुरू किया तो भी वाइल्ड लाइफ की तरफ फिर से फोकस होने लगा, मतलब मौके मिलने लगे। फिर रिजॉर्ट बना लिया, फिर धीरे धीरे यूट्यूब किया। ये आपका रिजॉर्ट आपने कौन से साल में बनाया? 2012 में। ये प्रॉपर्टी आपने खरीद ली थी? हाँ, 15 में चालू कर दिया। 15 में चालू कर दिया, तो बहुत टाइम हो गया। लेकिन तब मैं रह नहीं पाता था यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि मेरा बिजनेस इतना फैला हुआ था ना। हाँ। कि मैं, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन फिर कैसे होता? नहीं वो तब तो मैं आता था, कई बार मैं 3 दिन में 2 बार आता था। अच्छा। लेकिन सुबह आके शाम को चला जाता था, क्योंकि मुझे ऑफिस बैठना होता था। आया तो एक दिन रुका क्योंकि यहाँ 0 नेटवर्क था। अच्छा। और वहाँ मेरे 20-22 लड़कियां ऑफिस में थी जो काम करती थी, और विदाउट, भैया इंटरनेशनल ग्रुप भी चल रहे हैं ना, तो बिना सलाह मशवरा के तो काम ही नहीं होता। नहीं नहीं। तो उसके लिए मुझे विंध्यवासिनी मंदिर जाना पड़ता था, वहाँ नेटवर्क आता था। अच्छा। दोपहर के 3 बजे जाके, उस वक्त ईमेल का जमाना था, कम से कम 100, और मेरी वेबसाइट थी 400-450, 200-250 ईमेल होती थी। हाँ, उस वक्त मैं वो ब्लैकबेरी के फोन से फॉरवर्ड करता था। फिर बाद में तो शायद स्मार्टफोन भी आ गए थे। तो हाँ, 2014 में तो आ गया था, स्मार्टफोन भी आ गया था। हाँ। तो मैं स्टाफ को जिसको जो काम देना है ना, क्योंकि अगर मैं एडमिन के भरोसे छोड़ देता था तो एडमिन क्या है, अच्छी क्वेरी खुद रख लेगी। तो लड़की थी लड़के, तो फिर मैं सबको काम बांटता था कि ये तुम करो, ये ऐसे करके मुश्किल से होता था। लेकिन फिर यूट्यूब के चलते मेरा वो सपना, अभी पूरा सपना डॉक्यूमेंट्री वाला नहीं साकार हुआ है, क्योंकि जो अच्छे पैसे मिलने चाहिए और जो बड़ी, लेकिन अभी दूरदर्शन वालों ने डॉक्यूमेंट्री में मुझे लिया तो किसी हद तक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है। मतलब एक वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। बिल्कुल। तो वो जो शिद्दत से चाह रहा हूँ, तो अब मिलाने में लगी है कायनात, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। नहीं, आपके अंदर जो मैंने एक वो दिया ना जज्बा जो होता है सीखने का, कि जंगल लाइफ, एनिमल्स, जंगल के बारे में नॉलेज, आप एक टीचर का काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ, आप टीचर का काम कर रहे हैं, एडुकेट कर रहे हैं लोगों को। और आपकी जो सबसे बड़ी चीज़ लगी, जो मैं कॉपी करने की कोशिश भी करता हूँ, आपकी इजाज़त लेने के बाद करूँगा। नंबर 1, जब आप ड्राइव करते हो, आप स्टोरी एंड इन्फॉर्मेशन देते हो, ज़बरदस्त टेक्निक है वो, लोग उसको अब कॉपी कर रहे हैं, मैं देख सकता हूँ। दूसरा, आप जो ये वॉक करते हो यहाँ पर बेड पे, और उसके बीच में इंफॉर्मेशन भी देते रहते हो, लोकल लोगों से इंटरेक्ट भी करते रहते हो, वो अब मैं क्योंकि जंगल में रहा हुआ, मेरे को मालूम है कि जंगल के अंदर रह के लोगों से इंटरेक्ट करना, इंफॉर्मेशन अपने वीडियो पे देता रहना, एक हाथ से शायद आप पकड़े रहते हैं, फिर आप वीडियो बोलते रहते हैं, वो बहुत अपीलिंग लगा मेरे को। कल मैंने ट्राई किया, बट ये दोनों डॉगीज ने मेरा वीडियो बेकार कर दिया। अभी भी ये आके यहाँ लड़ पड़े उससे, ऊपर वाले कुत्ते थे। तो ये मैंने कहा कि पहले इनको संभाले, फिर बाद में वीडियो बनाएंगे। उसके पहले एक वीडियो तो इसने बना दिया था मेरा, और मैंने अपने वीडियो में बताया है, और आपकी गाड़ी के बारे में मैंने मेंशन किया है। मैंने ये भी बोला है कि अगर मारुति कंपनी इस गाड़ी को देख रहे हैं और इस रास्ते को एक बार आके देख लें, तो उनको समझ में आएगा कि एक बंदा इस गाड़ी पे, ये छोटी गाड़ी को इस रास्ते पे कैसे चला के आता है सक्सेसफुली, सालों से आ रहा है। इसके फैंस जो हैं वो लिखते हैं, मुझे लिखते हैं जी, स्टोरी में भी मुझसे जुड़े हैं, तो वो मम्मी लिखते के हैं चैनल पे, मेरे चैनल पे। अच्छा। हाँ, कि आपका बेटा काम बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको कहिए कि जंगल के इलाके के लिए गाड़ी सेफ नहीं है। एक्चुअली गाड़ी का बताऊँ आपको, देखिए एक्चुअली 2 चीजें होती है। गाड़ी कोई भी सेफ नहीं होती, अनसेफ नहीं होती, चलती है गाड़ी, चलाने वाला चाहिए। दूसरी बात, जब मैं स्कॉर्पियो से आता था तब भी मैं उतनी ही स्पीड से आता था। आज भी 25 की स्पीड चलता हूँ, तब लोग बोलते थे स्कॉर्पियो में आप इतना चल रहे हो। तो मैंने कहा भाई, मुझे ना तो रेस करनी है, बिल्कुल है ना, मैं
100 या 110 पे चलता हूँ हाईवे पे, इस पे भी, जबकि ये हाईवे पे ज्यादा बेटर है। ये चिपक के चलती है, स्कॉर्पियो का मतलब बॉडी रोल था। लेकिन यहाँ भी अगर आप बात करोगे ना ऑफ रोडिंग की, तो जब बारिशें आ जाती थी तो मैं स्कॉर्पियो लेके नहीं आता था, फिर बाहर ही खड़ी करता था कौड़िया में। तो कहीं कोई फर्क नहीं है मतलब उसमें। और मतलब गाड़ी मैंने तो खैर थोड़ा सा 1 इंच स्पेशल लगवाया पीछे से, तो पीछे से मेरी गाड़ी कभी आगे से नहीं लगती, पीछे से लगती है, वो उठी हुई है। तो हालांकि उठवाना मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि गाड़ी में कोई भी चेंजेस ना टायर करना नहीं चाहिए। तो वो इतना चेंजेस माइनर है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा जैसे मम्मी बोल रही है कि सब बोलते हैं गाड़ी लो, देखिए पहले क्या था, मैंने 2009 में मैंने जाइलो ले ली, 2 एक्सीडेंट हो गई, 12,000 किलोमीटर चल के टोटल लॉस हो गया। फिर मैंने स्कॉर्पियो ले ली, फिर अच्छा ये सब गाड़ी लोन पे थी। फिर मैंने फ्लैट खरीद लिया, फिर मैंने ऑफिस खरीद लिया, फिर ये जमीन खरीद ली। ये सब एक मतलब 2012 में ही हुआ है ना, एक ही साल में लोड आ गया मेरे ऊपर, लोन हो गए। 2015 मैंने एक और खरीद लिया सिद्धर वाला। तो मेरे लोन इतने ज्यादा हो गए, उससे जो मैं परेशान हुआ, बाद में कुछ लोन तो मम्मी पापा ने खत्म करवाए मेरे, होम लोन जिसमें मेन है। तब पापा मेरे परेशान रहते थे कि ये लड़के ने लोन ले लिया, तो उनके रहते ही सब खत्म हो गए थे, वो 2022 में एक्सपायर हुए। लेकिन तब मैंने कहा था मैं लोन नहीं लूंगा। तो जो गाड़ी नहीं लेने का मेरा रीजन है ना, एक तो मेरा सिंपल तरीका है, कई लोगों को मैंने बोला, अपने चैनल पे बोला और आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। अभी सर ने बोला कि मैं एजुकेशन देता हूँ वाइल्ड लाइफ की, वो भी मेरा चाहे हिडन एजेंडा बोल रहा हूँ चाहे ओपन एजेंडा। पहले मैं अपनी ये बात खत्म कर दूं कि मैं टिहरी गया था, वहां पे कुछ यूट्यूबर मिले, तो उन्होंने बताया कि चैनल चल नहीं रहा था, तो उन्होंने पार्टनरशिप में सुपर बाइक खरीद ली 6 लाख रुपए की। देखा है मैंने। हाँ, देखा। तो उसके बाद भी उनके 200 सब्सक्राइबर ही हैं। देखिए गाड़ी खरीदने से नहीं होता है, अगर 1-2 व्यू कहीं आ भी गए ना, तो वो उस गाड़ी के व्यू है, आपके व्यू नहीं है। व्यू का मजा तब है जो आपके व्यू हो, आपके कंटेंट क्या है। हाँ, तो मैं कभी भी मेरे चैनल पे आप नहीं देखते कि मैं कोई ऐसी लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैं हूँ वैसे ही दिखाता हूँ। मैं सिंपल, अगर मैं जमीन पे बैठा हूँ तो जमीन पे बैठ के ही दिखाता हूँ, मैं आर्टिफिशियल कुछ नहीं दिखाता। मेरा सजेशन है कि आप भी, दूसरी बात, कर्ज लेके घी नहीं पीना चाहिए। मुझे बचाने तो मेरे माँ बाप आ गए थे, ठीक है, नहीं बचाते तो मेरे लिए गले तक मैं कर्ज में डूब गया था। मैं अपने घर में देख चुका हूँ। बस उसके बाद मैंने हाथ जोड़ दिया। अब हम लोन नहीं लेंगे। मेरा जब लॉकडाउन आया तो मेरी 2,20,000 रुपए महीने की EMI थी, 2.5 लाख रुपए स्टाफ की सैलरी थी, ठीक है ना। अब EMI नहीं है, तो मैं गाड़ी खरीदूं कि मैंने बोला कैश में मान लीजिए, इन केस चलो पैसे हैं, लेकिन किसी काम के लिए, किसी जरूरत के लिए, अगर मेरे पास फालतू 15 लाख रुपए आएंगे तो मैं गाड़ी खरीदूंगा। जब तक वो एक्स्ट्रा नहीं होंगे ना, तो मेरा काम चल रहा है। अगर आप बोलोगे सेफ अनसेफ, आप क्या बोलते हो, कौन सी गाड़ी है जो हाथी नहीं पलट देगा, ट्रक पलट देगा। सेफ अनसेफ बोले, अगर आप इस रिजिड जगह पे इस गाड़ी को रोज चला के जाते हो आते हो, तो ये तो आपके लिए तो अनसेफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ सर, फॉर्च्यूनर हाथी नहीं पलट देगा। हाँ बिल्कुल, उस अपने टस्क में फंसा के उठा के फेंक देगा। अरे 2 मिनट और आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। बिल्कुल है। वो कैंटर को पलट देता, ट्रक होता है मिनी ट्रक, उसको पलट देता है। उसके सामने सेफ नहीं है। नहीं। अगर आप बोलोगे कहीं टक्कर होगी अनसेफ सेफ, तो भाई टक्कर मारनी क्यों है, संभाल के चलाओ। और आपका एक एडवांटेज और भी है, लाल कलर की गाड़ी है। लाल कलर तो भगते भी है। नहीं भागते नहीं, ये नीले रंग से। ये भी तो देखिए, हाँ, अब मैं एक बात छूट गई थी कि आपने बोला था एजुकेशन। मैं जानबूझ के एजुकेशन की चीजें लाता हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरह से जब रामचंद्र जी सेतु बना रहे थे, बंदर और सारे सब लगे थे, तो गिलहरी देख रही थी, वो आई, अपनी पूंछ को गीला करती थी, मिट्टी में रगड़ती थी और फिर जाके करती थी। तो उसका बस में जितना था वो उतना रेत डाल रही थी समुद्र में। और तब कहा था रामचंद्र जी ने प्यार से हाथ फेरा, तो उनकी उंगलियों के निशान उसकी पीठ पे आज भी है। मतलब एक कहावत है। तो हम कहते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, कर क्या रहे हो आप, है ना लोग। तो सोल्यूशन ये है कि जब आप, अगर मान लीजिए मैथ से आपको डर लगता है, लेकिन अगर आपको मैथ सिखा दी जाए तो मैथ से आपको प्यार हो जाता है, ठीक है ना। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में धीरे आपको एक बात बताई जाए, और आपको एक जानवर, मैं बोलता हूँ कि आप टाइगर के पीछे मत जाओ। अगर मैं डियर के बारे में बताता हूँ, हालांकि वो कंटेंट रिपीट हो जाएगा, अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट शूट किया था, तो मैं सारा बोलूं तो फिर वो हो जाएगा। लेकिन बेसिकली अगर आप जंगल में घुसते हो, 3 घंटे की सफारी है, आप बोलते अरे भैया टाइगर दिखाओ, कोई बात नहीं, धीरे आपका माइंड सेट होने
टाइगर देख के क्या मैं एक्साइट नहीं होता? मैं आपको अभी रिसेंटली जब टाइगर मिला तो मैंने भी कहा बल्ले बल्ले ऐसे बोला। दिख जाना बहुत बड़ी बात है, वो शहंशाह है जंगल का। लेकिन जब आप जंगल जाओगे, मैथ्स की तरह से अगर आपको फॉर्मूले पता है, इसी तरह जंगल पता है, अगर आपको मालूम है कि जो डियर होता है उसके अपर साइड में दांत नहीं होते, नीचे होते हैं। वो चढ़ता है एजुकेशन है। हाँ, वो चढ़ता है तो नीचे के दांत से काटता है, आरी की तरह खींचता है, फिर वो अपने घुटने झुकाता है। अब आपको ये बात मालूम है। अब अगर आपको डियर दिखेगा नेचुरल में, आप गाड़ी रोकोगे कि भैया 3 घंटे कोई बात नहीं, हमें इसका शॉट लेगा, क्योंकि ये बात आपको मालूम है, फॉर्मूला पता है। इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि जनरल बातें, बड़े इन डेप्थ बात आपने बताई है। हाँ, बहुत इन डेप्थ। ऐसे करके लंगूर की कॉल आपको पता है, तो पेड़ पे बैठा है तो वो जब करेगा ऐसे कॉल, आप उसको, क्योंकि सबके पास कैमरे हैं, दूरबीन भी किराए पे मिलती है, बाइनोकुलर। तो ये मेरा पर्पस होता है कि धीरे धीरे जब कितने लोग मेरे पास यूपीएससी के स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि आपकी वजह से हमारा पेपर क्लियर हो गया। कितने लोग इंटरव्यू पहले गाइडेंस लेते हैं, मैंने वीडियो बताया था, मैं 40-40 मिनट समझाता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं बड़ा मुश्किल है शेड्यूल, आज भी आप देख रहे थे कि मैं, मेरा ग्रुप कंफर्म था, सुबह से उसमें लगा हूँ, है ना। तो कल भी शाम को देखा आपने कितना बिजी शेड्यूल था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे पापा बड़ी मदद करते थे सिविल सर्विसेज वाले जो पढ़ते थे ना, जो उनके अंडर में नायब तहसीलदार आया, अगर वो डिप्टी कलेक्टर बनना चाह रहा है तो पापा ने कहा भाई तुम यहाँ बैठ जाओ, गैरेज दे दिया कि तुम कुर्सी वहां लगा लो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हल्का काम दे दिया, काम करो। और कई उसमें से डिप्टी कलेक्टर बन गए। कितनों को पापा ने, मतलब रोने लगते थे पापा का जब नंबर मिलता था ना। अभी पापा की डेथ के 6 महीने पहले की बात है, एक को हमारा जो पापा का बॉडीगार्ड होता था, सैनिक बोलते थे, पापा ने कांस्टेबल बनवा दिया था उसको। कहीं जहाँ मेरा ब्रदर पोस्टेड था वहां से उसने पूछा आप अवस्थी साहब के सुपुत्र हैं, सुना है, तो फिर पापा का नंबर, वो घंटों रोता रहा। पापा बड़े इमोशनल थे, वो भी रोना शुरू हो गया जब वो रोने लगा ना कि सर हमारे बच्चे आपको इतना याद करते हैं। हाँ, तो फिर मुझे याद आया, तो मैंने कहा नहीं यार, वो पापा के नाम पे मैं समझाऊंगा। तो फिर मैंने 40 मिनट समझाया उसको। तो वो चीज़ है कि जब आप, चाहे वो वाइल्ड लाइफ की मैं कोशिश करता हूँ, तो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर मैंने हर वीडियो में पहले बोला है, आप कर्ज लेके मत जिंदगी जियो। बिल्कुल। अगर कोई आपको गाड़ी की वजह से, आपके कपड़ों की वजह से, आपके गले में मोटी सोने की चेन की वजह से आपकी पर्सनालिटी कोई समझता है, तो वो आपकी पर्सनालिटी है ही नहीं। नहीं, वो लॉन्ग लास्टिंग ही नहीं, वो तो उस सोने की चेन की है, उस घड़ी की है, उस ब्रेसलेट की है, वो कपड़ों की है, गाड़ी की है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्या बोलते हैं, वो बंदा फॉर्च्यूनर से चलता है। फॉर्च्यूनर की इज्जत हो रही है, आप अपनी इज्जत नहीं बना पाए हो अभी तक। ठीक है ना, अपनी आप ये बनाओ। भी एक एजुकेशन है जो आप बोल रहे हो, जो सुनने वाले हैं। इसीलिए जो मैम के लिए मैंने बोला ना, आज के टाइम पे माँ बाप के लिए सोचना करना, ये यंगर जनरेशन ये दूर हो गई है मैम। मेरी बड़ी शिकायत है, और मैं बहुत मुंह पे बोलने वाला बंदा हूँ, और मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, और उनकी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलता हूँ, केयर फॉर योर गार्जियंस। ये धीरे धीरे आप लोग जो खाली अपनों में रह रहे हो उससे दूर हो जाओ। माँ फादर, मैंने बाबा के नाम पे फाउंडेशन खोली है। आज जो सामान मैं आपको और इनको दूंगा, उस फाउंडेशन के थ्रू मैं ये काम करता हूँ। क्यों करता हूँ कि बाबा ने वाइल्ड लाइफ को इंट्रोड्यूस किया। मेरे जंगलों में काम करते थे, मेरा इंटरेस्ट जागा बचपन से। मैं जब 7 महीने का था तब तक तो कैंप में ही था। फिर एडवांस के लिए मेरी बुआ रहती थी आगरा, तो फादर ने मदर को मेरे आगरा भेज दिया था डिलीवरी के टाइम पे। तो मेरे से कोई पूछता है कि आपने शेर की आवाज़ कब सुनी? हमने कहा क्या मालूम, पेट में सुन ली हो, हमें तो नहीं मालूम। और 2 साल में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, रीवा के आसपास की बात है, जहाँ वहाँ कैंप था बाबा का। बाबा चाहते थे टूर पे चले जाते थे अक्सर। एक डायरी उनकी मिली थी मेरे को, उस डायरी से विवेक जी पता लगा कि बाबा इतनी टूरिंग क्यों करते हैं, क्यों ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता था। 3-3 बच्चों को पालना है। दूसरा ये कि मेरे को एक्चुअली तो करीब 2-2.5 साल में मेरे को आवाज़ पता लगी। कैंप में हम लोग बाहर सो रहे थे, गर्मी का टाइम था, मच्छरदानी नहीं लगा सोते। मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था, वो तो मदर के साथ था, और मैं बगल वाले खटिया में था। और एक टेरिटरी थी टाइगर की, वो अक्सर एक बड़ा पेड़ था, वहाँ आके वो पीछे दिखता था। तो गंगा था हमारा खाना बनाने वाला, वो हम लोग को बुलाता था कि भैया यहाँ आओ, वो देखो। और वो चुपचाप बैठा रहता था वहाँ से। और 3 साल कैंप वहाँ रहा, वो कभी कैंप के अंदर नहीं आया। तो मैं यही बोलता हूँ कि बहुत जेंटल होता है वो टाइगर, बहुत जेंटल होता है। उसका कोई चीज़ अंदर थी ही नहीं, तो वो क्या करने आएगा। उस दिन वो रात में एक चक्कर लगाना है, हालांकि चौकीदार रहते थे सीटी बजा के,
और उनको डबल 12 बोर गवर्नमेंट की तरफ से मिलती थी सिक्योरिटी के लिए। वो दूसरी तरफ गया था, ये आया, मदर ने सांस की आवाज़, जब टाइगर तो टाइगर है, उसकी सांस की आवाज़ आती है ना, ये उठ गई तो देखती है कि वो बैम्बू का बाड़ा क्या होता है, उसको एक पंजा मारेगा वो गिर जाएगा। बट उसका इंटेंशन, वो खाली रुक के आउट ऑफ क्यूरोसिटी वो दोनों मच्छरदानियों को देख रहा था। समझ गया कि साथ सूंघता तो अच्छा ही है। मदर तब तक उठ गई, वो देखते ही कि टाइगर खड़ा हुआ है, और वो खड़ा हुआ आराम से देख रहा है, वही घबरा गई। उन्होंने छोटे भैया को तो गद्दे में रोल करके अंदर डाल दिया, जो हटमेंट होते थे, और मेरे को हाथ में, आधी नींद में था, मेरे को मालूम ही नहीं था, इन्होंने हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया और फिर मेरे को खिड़की से दिखाया कि देखो टाइगर है। और वो जब तक वहाँ से चौकीदार आ गया, टॉर्च मारने लगे, तो वो अपने बात के फिर जंगल की तरफ चला गया। तो एक्चुअली 2 साल की उम्र में मैंने वो रात के टाइम पे देखा है, बट वो आप समझिए कि एक परछाई देखी है ना। तो वो एक एक्सपीरियंस किया। उसके बाद तो फिर बहुत टूर पे रहा। मेरी दादी पहाड़ की थी, पिथौरागढ़ की। गर्मी की छुट्टियों में अक्सर हम लोग आते थे यहाँ, और 2-2 महीना जो छुट्टियाँ होती थी हम लोग पहाड़ पे बिताते थे। तो जितने हमारे पहाड़ के जो कज़न होते थे, उनकी वजह से वाइल्ड लाइफ में घुसते ही चले गए। पिथौरागढ़ में हमारे भी रिलेटिव हैं, अवस्थी लोग बहुत हैं पिथौरागढ़ में। अच्छा। हाँ। यहाँ उत्तराखंड में पिथौरागढ़ और हिमाचल में पालमपुर। अच्छा। वहाँ अवस्थियों का बेल्ट है पूरा। अच्छा। जैसा यूपी में कानपुर उन्नाव है ना, जी, ऐसा ही उत्तराखंड में पिथौरागढ़ है। हाँ। हमारी दादी की जितनी सिस्टर थी, सब शादी हो के प्लेन में आई। दादी सबसे बड़ी सिस्टर थी, वो आई, और फिर उनके बाद जितनी उनकी सिस्टर थी, सबकी दादी ने ही शादी करवाई। सब प्लेस में। अभी भी हमारे कजन्स रहते हैं, बार बार बुला रहे हैं। कोई मेरे को मामा बोलता है, कोई चाचा बोलता है, उनका चेहरा ही नहीं हमने देखा है, बट घर अभी भी मेंटेन्ड है। तो हमारे गांव का नाम है रावलखेत, और ये पाताल भुवनेश्वर से पास पड़ता है। अच्छा, बागेश्वर के आसपास। हाँ, बागेश्वर के आसपास। वहाँ वो कह रहे हैं कि आप आओ, कभी मौका निकलेगा तो फिर 2-3 दिन जाएंगे, रहेंगे। बचपना तो बहुत काटा था, तो वाइल्ड लाइफ का कीड़ा तो बहुत पहले से ही था। और जब मैं क्रिकेट में आया तो वो ख़त्म हो गया, 40 साल एकदम। बट कभी भी जो चीज़ से आप टच में रहते हो ना, वो कभी अंदर से जाता नहीं है। फिर 21 के बाद फिर मेरे को वो जो कीड़ा सताने लगा, आओ वापस आओ। तो फिर मैं वापस आया, और फिर तब तक ये यूट्यूब आ गया था। यूट्यूब तो मैंने बाद में प्लान किया था अवस्थी जी। पहले तो मैं अपने यूट्यूब बनाता था क्रिकेट के, जब 20 में कोविड आ गया था। अब बच्चे वहाँ जाके डेस्परेट हो गए हमारे, जो एकेडमी वाले की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मजबूरी में मेरे को किसी ने बोला, मैं इस वक्त किताब लिख रहा था कोचिंग के ऊपर, तो वो जो एक पुराने रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे, बोले यार तुम हमसे इतने यंग हो के तुम कौन से ज़माने की बात कर रहे हो, यूट्यूब पे आओ। आज यूट्यूब हमारी किताब हो गई है, सच है। वही देखेंगे, किताब नहीं पढ़ेंगे। मैं बाबू से, आप भी राइटिंग में, मेरा बच्चा भी राइटिंग में, बाबू से यही बोलता हूँ। मेरे को वो फोर्स करता रहता है कि बाबा किताब पब्लिश करा दो। पोइट्री बहुत अच्छी लिखता है इंग्लिश में, बाहर से पब्लिकेशन में तो आ रहा है उसका। यहाँ भी मैंने बोला चलो तेरे को दे दूंगा, बट व्हाट इज द गारंटी कि वो बिक जाएगी मार्केट? कोई गारंटी नहीं। बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा, और मैनिपुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा है पब्लिकेशन का। किताबें बिकती नहीं है, नहीं बिकती। मोस्टली आप गिफ्ट में भी देंगे ना, हाँ। तो लोग घर ले जाके रख देते हैं, रख देंगे, पढ़ेंगे किसी के पास पढ़ने का वक्त नहीं। नहीं, किताबों का तो कंसेप्ट बड़ा खराब है, मैंने देखा हुआ यूट्यूब क्या है कि आप किचन में काम करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, अरे यूट्यूब से खाना बनता है सर। हाँ। हमारी भाई जो बनाती है यूट्यूब खोल के बनाती है, वाइफ हमारी कहती है। तो यूट्यूब तो आज का एक्टिव किताब है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सभी को। तो फिर यूट्यूब में आया, अब मेरे को 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, अब 2 साल हो गए। और अवस्थी जी का चैनल देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ। मेरे को ऐसा लगा कि एक ट्रू वाइल्ड लाइफर है, और मैं उसी कंसेप्ट को बिलीव करता हूँ। मेरे को भी अब इसमें आना चाहिए। धीरे धीरे जो इनका जो एजुकेशन का एक पैटर्न है वाइल्ड लाइफ के एजुकेशन का, वो ज़बरदस्त है। एंड लर्निंग की तो मैम ऐसा है ना कि ये प्रोसेस ज़िंदगी भर ख़त्म ही नहीं होगा। आप चाहे पढ़ाई की लाइन में जाएंगे, चाहे आप खेल की लाइन में आएंगे, चाहे हम वाइल्ड लाइफ की लाइन में आएंगे, आपको यू हैव टू बिकम अ गुड लर्नर। यस, जो इगोइस्टिक हो गया वो डूब जाएगा तुरंत। हमारे फादर यही चीज़ बोलते थे। वो डायरी ने जो बताया था ना, मेरी काया पलट कर दी कि बाबा ने इतना एफर्ट लगाया, जो बार बार घर से बाहर रहते थे, टूर करते थे। अब समझ में आया कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता था
दीदी की फीस देनी है, वो पंतनगर में पढ़ती थी, फिर ये कोर्स करने वहाँ गई, फिर आपके घर यूएस चली गई है। हम लोग की पढ़ाई हम लोग रियलाइज ही नहीं करते थे, अपने मस्ती में क्रिकेट खेलना है, आज मेरे पास बैट नहीं है, आज पैड नहीं है। 18 साल की उम्र में मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफर आ गया स्पोर्ट्स कोटा में, जो आपका BSNL है इसमें। पहला अपॉइंटमेंट मेरा यूपी में हुआ था इन क्रिकेट, बाकी स्पोर्ट्स में तो लोग आते रहते थे, पहला अपॉइंटमेंट मेरा हुआ था। मैंने सिर्फ वो जॉब इसलिए की थी मैम, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बाबा अम्मा अब मेरे ऊपर खर्चा करें, मैं एटलीस्ट अपने खर्चे खुद निकाल दूँ। तो फिर मैंने की, 1.5-2 साल में रहा। फिर उसके बाद लगा कि ये जो 10 to 5 वाला कंसेप्ट है ना, मेरे को सूट नहीं करता है। तब फिर एकेडमी खोलने का, क्यों क्रिकेट में यूपी खेल चुका था, सेंट्रल जोन खेल चुका था, इंडिया अंडर 19 के कैंप में आ चुका था। तो मेरे को लगा कि अब जो सीखा है, जहाँ से मैंने नाम कमाया है, वहाँ कुछ देना चाहिए। तो आई हैव टू रिटर्न समथिंग बैक टू द गेम। तो फिर एकेडमी खोली, आज 29 साल हो गए। कोविड में हमारा भी हुआ, एक टाइम पे 700-800 बच्चे थे, आज 100 बच्चे नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से अभी तक वो इम्पैक्ट कोविड का गया नहीं है। लोग बाहर भेजने से डर रहे हैं। नहीं, कोविड से नहीं डर रहे, इकोनॉमिकली भी बहुत बुरी हालत हो गई। अरे स्कूल बंद हो गए कितने, तो मैंने देखा स्कूल बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए थे। बड़े स्कूलों को तो फायदा हुआ था, लेकिन मेरे कई दोस्त थे जो स्कूल ओनर थे, बोले थे हमारे यहाँ से वो शिफ्ट ही हो गया, अब दिल्ली से वो मान लो बिहार चले गए, यूपी चले गए, फीस थी, तो उनको बड़ा नुकसान हुआ। छोटे स्कूल वालों को बहुत नुकसान। कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया सर, कितने लोगों का चला गया। और उसके कोविड की वजह से करप्शन भी बहुत आया। देखा शहरों में 1920 के बाद ये ज्यादा हुई है, क्योंकि लोगों के पास काम खत्म हो गया था। तो यही सब में होता था। साइबर पे जितने क्राइम्स हुए हैं, ये उसी टाइम चालू हुए। हम औरों से हम बताएंगे नहीं फिगर, बट हम भी उसी की शिकार है। बेवकूफी में गाना। मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पेरेंटिंग का, जो आपकी पेरेंटिंग हुई है, उसका इम्पैक्ट विवेक जी पे आता है जनरेशन बाय जनरेशन? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये कोई भी, आप चाहे आप वाइल्ड लाइफ से जुड़े हैं, चाहे स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, चाहे एजुकेशन से जुड़े हैं, पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या उसका इम्पैक्ट बच्चे पे आता है? निश्चित ही आता है। हम ये विवेक का तो दोनों तरफ से है। अच्छा। मतलब मदर की तरफ से भी है और फादर की तरफ से भी है। अच्छा। मेरे हस्बैंड जो है वो इतने ज्यादा पॉजिटिव थे अपनी फैमिली को लेके कि उन्होंने कभी आगे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा था। अच्छा। कि हमें क्या करना है। मेरे फादर इन लॉ हमेशा उनके पास ही रहे, और मदर इन लॉ उनके एक्सपायर होने के बाद मदर इन लॉ, हमारी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सबका एजुकेशन, सबकी शादी ब्याह सब कुछ हस्बैंड ने किया। पूरी लाइबिलिटीज निभाई। वो असर बच्चों पे भी है, बड़े बेटे पे भी है पर्याप्त मात्रा में, और इसमें भी है। और इधर से भी मदर की तरफ से भी। आज आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे 4 भाई हैं और मैं सिस्टर अकेली हूँ और सबसे छोटी हूँ। अच्छा। आज भी मेरे घर में आप इतना प्यार देखेंगे जो शायद मेरे ख्याल से रेयर मिलता हो। वाह, क्या बात आपने बोली। इस उम्र में भी आज मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। आज के टाइम पे नहीं है। हाँ, वही बता रहे हैं, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, लेकिन मेरे भाई आज भी मेरी इतनी केयर करते हैं कि शायद अपने बच्चों की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। अच्छा। हमारे यहाँ आज भी प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ, बाबा की प्रॉपर्टी का भी बंटवारा हमारे यहाँ नहीं हुआ। न मेरे फादर ने करवाया और न मेरे भाइयों ने करवाया। आप ऐसे आदमी से बात करिए जो उसी का भुक्तभोगी है। हाँ। 17 साल केस लड़ा हूँ फादर के साथ अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए। ये शहर में आने के बाद ये डिसएडवांटेज हो जाता है अगर आप प्रॉपर्टी से एकदम अलग। नहीं, हमारे सारे मामा शहर में है। मामा लोग IIT खड़गपुर के पास आउट मेरे बड़े मामा। अच्छा। मेरे सबसे बड़े ब्रदर जो है वो IIT 2nd बैच के खड़गपुर के टॉपर हैं, और सभी ब्रदर्स हमारे क्वालिफाइड है। उसके बाद एक चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए। 3rd नंबर ब्रदर हमारे लॉ मिनिस्टर रहे यूपी में, कल्याण सिंह गवर्नमेंट में। और 4th नंबर जो है जॉइंट डायरेक्टर से रिटायर हुए, डॉक्टर, मतलब डॉक्टर सेटल्ड। तो उसके बाद सभी लोग जो है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी का महत्व तो नहीं समझते थे, इसके बावजूद संस्कार ऐसे थे कि किसी ने कभी प्रॉपर्टी की कोई बात ही नहीं की। हमारे फादर ने नहीं की। हमारे फादर ने अपने फादर की जमीन में कोई हिस्सा नहीं लिया आज तक। और हमारे फादर की जमीन भी वैसे ही वैसे अनडिवाइडेड है। सब घर आते हैं, सब एक साथ रहते हैं, और कोई भी सब एक दूसरे से मिलना जुलना इतना पसंद करते हैं कि शायद फ्रेंड सर्कल में वो चीज नहीं रहती जो हमारे फैमिली मेंबर्स के बीच में होती। जब हम सब बैठते हैं तो इतने खुश होते हैं
किसी भी टॉपिक को लेके इतना हंसते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो और चाहे वो सोशल टॉपिक हो। हर आदमी का अपना व्यू होता है और बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। एक दिन मतलब फ्रेंड्स जैसे रहते हैं ये और बराबर रिस्पेक्ट रहेगी। हाँ, कहीं रिस्पेक्ट नहीं कोई, बट फ्रेंड सर्किल जैसे बन जाता है ना, उस तरह रहते हैं। तो ये माहौल हम लोग आज भी देख रहे हैं इस जमाने में, जब आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत रेयर में, बहुत रेयर आप बात बता रही। तो इस तरह से ये बच्चे जो हैं हमारे भी सब एक दूसरे से मिलके बड़े खुश होते हैं। हमारे दोनों बच्चों में बहुत अपनापन है, हद से ज्यादा। मुझे कभी जरा सी भी दिक्कत हो तो दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब इनके पापा नहीं है तो मैं भले ही रहती वहाँ हूँ लेकिन हर व्यक्ति के टच में हूँ। दोनों बच्चे बराबर पूछते रहेंगे, करते रहेंगे। जरा सी भी प्रॉब्लम आए कहीं उसको सॉल्व करने के लिए तैयार रहते हैं। बड़ा बेटा इतना बिजी रहता है, उसको भी अगर जरा से भी कुछ बोल दो तो उस बात को पूरा करके मानेगा। अच्छा। हाँ, इनको अगर रात को 12 बजे भी बोल दो तो ये गाड़ी उठा के चल देंगे। हाँ, वो तो हमें समझ में आएगा। हाँ, तो ये चीजें जो है वही कहते हैं, जो बोओगे वो काटोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चूंकि शुरू से मेरे हस्बैंड की तरफ से वही चीज रही, मेरी तरफ से भी वही चीज रही, वही आती है, तो वो बच्चों में भी आ रही है ना। तो आज जो समाज में जो बिखराव है, मैं सोशियोलॉजी में ही मैंने पीएचडी की, इसलिए मैं उस टॉपिक पे बोल रही हूँ आपके बोलने से कि जो बिखराव आया है ना, ये बहुत मुश्किल से जाएगा, क्योंकि हमारे क्या एकाकी परिवार बनने शुरू हो गए। हाँ, बिल्कुल हो गया। अब अगर ज्वाइंट फैमिली कहीं है और उसके बीच में इतना प्यार है, एक साथ मिलना जुलना बैठना पसंद करते हैं, तो ये इस जमाने बहुत बड़ी चीज है। 5 out of 100 जी हाँ, 95 नहीं है। नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। वो मेरे ख्याल वो चीज़ आपने जो आज इस पॉडकास्ट में ये बताया है ना, ये यंगर जनरेशन को इससे भी सीखना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ पर खाली बैठ के जंगलों की बात नहीं करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड कितना काउंट करता है, एडुकेशन कितना काउंट करता है, और उसका इम्पैक्ट अगली जनरेशन पे कैसे आता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आज की जनरेशन को समझना ये नहीं समझते हैं। मेरे ख्याल ये पॉडकास्ट बहुत ही रेयर होगा। जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके इसमें भी जाएगा, तो बहुत से लोग इससे सीख लेंगे। इनके इसके तो मम्मी पापा दोनों सेम क्वालिफिकेशन। मेरे हस्बैंड भी MA LLB PhD। अच्छा, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थे पापा। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कल जब हम रात को डाइनिंग पे बात कर रहे थे तो एक बात मुझे याद आई, और वो बाई चांस आपसे बात करते हुए याद आई। मेरे YouTube चैनल पे मैंने शेयर नहीं करी है। तो हुआ क्या कि जो मैंने मंदिर बनाया अपने जंगली रिजॉर्ट में, तो हमारे जो सोसाइटी है उस टाइम पे मैं प्रेसिडेंट होता था सैफरॉन का, और जो मंदिर कमेटी थी उसका मेंबर था। तो हमारी सोसाइटी में एक मंदिर है, उसका पहला फावड़ा मैंने ही मारा है। अच्छा। तो जब वो बिल्डर के अंडर में थी सोसाइटी, तो बिल्डर ने बनाना था, उन्होंने बोला था कॉन्सेप्ट, ढांचा सा मतलब डिज़ाइन बना दिया था कैसा बनना है। तो एक थे बिल्डर के जो एडमिन थे रामानुज जी, तो वो देख रहे थे मंदिर बनाए काम। तो मैंने बताया कि मैं भी मंदिर बना रहा हूँ, थोड़ा छोटा रहेगा उससे। तो बोले भैया दिखाइएगा। तो मैंने कहा चलो आप मेरे साथ और मुझे कुछ आइडिया दे दो कि जिस खेत में बना रहा हूँ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, स्टेबल है कि नहीं। तो हम गए पहले कानाताल मेरा दोस्त है सुनील सहरावत, उससे मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं। अभी रिसेंट में जब मैं टिहरी गया था तो वहीं रुके थे, सुनील से मिलवाया था, वो भी मेरे साथ आया गाड़ी में, हम तीनों आए। और उसके बाद कानाताल रुके, नाइट हॉल्ट किया। अगले दिन हम या शायद उल्टा हुआ, पहले हम यहाँ आए, ये ज़मीन मैंने दिखाई और रामानुज जी से सलाह मशवरा किया। तब तो कुछ था नहीं, जोशी जी के यहाँ चाय वाय, हाँ मंदिर कुछ भी नहीं था ना, कुछ भी बना नहीं था। तो क्योंकि सबसे पहले मंदिर ही बनाया हमने, तो जोशी जी के यहाँ चाय वाय पिलाई। फिर हम कानाताल जाके रुके। फिर अगले दिन हम जा रहे थे जब, तो जो रोड थी वो सिंगल रोड थी उस टाइम पे। मेरे ख्याल से हरिद्वार वाली रोड से ही हम जा रहे थे, वाया ऋषिकेश, चंबा से उतर के ऋषिकेश से। अब जैसे हाईवे बन गया तब नहीं था। तो एक जगह ढाबा था, मैं चाय वाय पीनी थी और यूरिनल जाना था। तो गाड़ी खड़ी करी, सबको अगर हरिद्वार रोड पहले मालूम थी कैसी थी, बिल्कुल मतलब एक ही सिंगल, ना तो कोई डिवाइडर होता था, सिंगल रोड चलती थी। सुनील सहरावत उस तरफ चला गया था, रामानुज जी शायद इस तरफ थे, मैं और इधर एक आर्मी का ट्रक खड़ा था, उसमें सारे जवान बैठे थे। और मैंने रोड बिल्कुल हमेशा प्रॉपर करता हूँ, लेकिन फ़ोन की चलते कई बार हो जाता है। तो मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, और फिर मैं जब क्रॉस कर रहा हूँ तो बीच में आ गया। जो भी मेरा ध्यान डाइवर्ट हुआ, अचानक मुझे आवाज़ सुनाई दी, भैया कार, जोर से आवाज़ सुनाई दी। और मैं एकदम पीछे हटा, और जैसे पीछे हटा गोली की तरह से एक बोलेरो ऐसे कोई गाड़ी निकल गई मेरे बगल से। तो पहले मैंने कहा सुनील तुमने बोला? बोला मैंने नहीं बोला। रामानुज ने नहीं बोला। उन जवानों से पूछा
बोले हमने भी नहीं बोला। वो वहाँ कोई आदमी था ही नहीं जिसने मुझे बोला, और साफ आवाज आई भैया कार, एक आवाज आई, और उससे मतलब ऐसा नहीं कि वरना तो, और जो मैं पीछे हटा हूँ वो सुनील ने भी देखा है, क्योंकि वो गाड़ी के या मेरे कान में फोन था, वो खुद वो सुनील बोल रहा है कि मुझे लगा पागल है क्या, गाड़ी इतनी तेज आ रही है उसके सामने जा रहा है। मतलब सुनील वहां से देख रहा है, रामानुज वहां से देख रहा है, और सबने देखा कि मैं एकदम से पीछे हटा हूँ, और देखा नहीं उधर, मैं इधर था ऐसे हटा, और मुझे एक आवाज आई थी भैया कार। वो डिवाइन पावर। हाँ, तो वो घटना मुझे कभी याद नहीं आई। कल आपसे बात कर रहा था, ऐसी कुछ बात इन्होंने कुछ बताई थी तो मुझे याद आई, तो मैंने कहा, तो मैंने सोचा इनके चैनल पे ही शेयर करता हूँ। नहीं, वो एक डिवाइन पावर होता है, वो आज बिलीव करे ना करे, ये मैं तो करता नहीं, ये तो बता रहा हूँ, मैंने सबसे पूछ लिया ना, सब बोल रहे हमने नहीं बोला, और सबने मुझे हटते देखा है। वो सुनील सेरावत अभी रिसेंटली हम मिले, रामानुज से अभी मेरी मुलाकात नहीं होती, और वो आर्मी वालों से भी नहीं होगी। वो खुद बोला कि पागल है क्या, तो मतलब ऐसे ही बोलता है मेरे को कि पागल था तू, कैसे पढ़ रहा था, और वो सबने देखा मैं एकदम से बिना उधर देखे पीछे हटा हूँ, मतलब इधर से गाड़ी आ रही है और मैं ऐसे हटा और यूं निकल गई। तो ये थी घटना जो आपने पूछा, कुछ याद आ रहा है? मैं कुछ अपनी एकेडमी के कुछ गुडीज हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके लिए ये गुडीज हमेशा ले जाता हूँ। विवेक जी की मदर के लिए मेरी वाइफ ने ये चिकन की एक साड़ी दी है, होपफुली मैम को पसंद आएगा, कलर पसंद आएगा, बहुत ही सुंदर है, उसमें काम भी अच्छा है। उनको भी बार बार बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर, बहुत ही सुंदर साड़ी, बहुत जरूर बोलूँगा। और ये मोमेंटो मैंने विवेक जी के लिए खास बनाया है। ये देखिए, ये रूमी गेट है इमामबाड़ा का, लखनऊ का। तो ये फेमस, क्योंकि ये लैंडमार्क चीज है हिस्टोरिकल, तो मैंने ये बनवाया है। विवेक जी का नाम है, वाइल्ड लाइफ चैंपियन लिखा है इनको मैंने। बहुत बढ़िया। ये वाइल्ड लाइफ चैंपियन है। ये जरूरी है कि अ मैन हु स्पीक्स लाइक अ चैंपियन, ही इज अ चैंपियन, वो एक्सेप्ट करा है। तो ये विवेक जी को एक भेंट है हमारा मोमेंटो, हमारे वाइल्ड लाइफ और स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी की तरफ से। और विवेक जी, ये भी एक वाइल्ड लाइफ की मेरी मोमेंटो, जैसे आपने वो लगाई है, इसमें देखिए मेरी फोटो आपको दिखेगी, एक चीता, ये एक लेपर्ड, एक टाइगर, और ये इसमें बेस्ट विशेस है हमारी तरफ से। तो ये मैं कहीं जाता हूँ ना, तो आपका जो है साइज तो मालूम नहीं, ये 40 पहनते हैं, 42 पहनते हैं, 42 है। हाँ, 42 है ना। ये मेरी वो है, क्या कहते हैं इसको, जाड़े वाली। अच्छा, देख रहे हैं, ये आपकी जाड़े में काम आएगी, है ना। तो ये मैं बहुत ही स्पेशल जो भी होता है मैं उनको देता हूँ। और 42 वाली टी शर्ट मैं आपको दे दूंगा, बट ये पता नहीं 40 है 42 है, बट आपको दूंगा। ये मेरी टी शर्ट्स है। अच्छा, ये फुल स्लीव होगी, देख लीजिएगा, टाइट होगी तो 42 भी है मेरे पास, ठीक है ना। ये मेरा ये रहता है, मैं हमेशा ये जंगल का राजा ही दिखेगा। हाँ, बिल्कुल। और यूं भी ये जंगल का काम कर रहे हैं। नहीं, कई शॉपकीपर जो है इसको जंगल का राजा बोल के बुलाते हैं। हाँ, बुलाते होंगे। जो बोले अच्छा जंगल के राजा आ गए, पहले एक बार काफी एजेड है वो, 80 साल के, वो नमस्ते करने आएंगे, फिर जैसे मम्मी भी थी तो बोले अच्छा जंगल के राजा आ गए, फिर बोला। ये दोस्तों देखिए, बहुत बढ़िया सुंदर बना के लाए आप। ये रूमी गेट है, छोटा इमामबाड़ा कि बड़ा इमामबाड़ा का। और ये देखिए मिस्टर विवेक अवस्थी इन्होंने लिखा है, वाइल्ड लाइफ चैंपियन, नीचे है विद बेस्ट विशेस फ्रॉम मिस्टर अभिजीत सिन्हा। यहाँ इन्होंने मेरी फोटो लगाई हुई है, और यहाँ इनका जो लोगो है, इसमें इनकी फोटो है, एक तरफ लेपर्ड है, एक तरफ टाइगर है, नीचे इनका नाम है मिस्टर अभिजीत सिन्हा। और इनका जो यूट्यूब चैनल है जिसमें आप ये देख रहे हो अभी, ये है बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ द डेंजर, क्योंकि ये एक बार बच चुके हैं, दो बार जानवर के जबड़े में आते आते। तो लेकिन इनका फिर भी प्यार बना हुआ है, तभी ये इन्होंने वाइल्ड लाइफ का चैनल बनाया है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। इस तरफ भी ऐसा ही लिखा हुआ है। वो तो उसने गलती से लिख दिया। हमने कहा बढ़िया नहीं, मगर बहुत सुंदर पीस है, बहुत ही सुंदर। ये आपको हमारे डाइनिंग हॉल में देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ सारे अवार्ड रखे होते हैं, वो ये और वो दोनों मिल जाएंगे। आज का ये फेलिसिटेशन हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखने वाले लोग होंगे, अपना प्यार बहुत देंगे इस पॉडकास्ट को, और ऐसे ही आगे इनसे मुलाकात और होती रहे। ये मैं इनसे एज में बहुत बड़ा हूँ, बट ये मेरे को बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और मैं सीखता हूँ एक शिष्य की तरह। देखिए मैं बताऊँ, कोई बड़े एज का है उससे भी छोटी एज का सीख सकता है, छोटी एज के बड़े से भी। आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर उम्र ही
देखिए मुझसे भी बहुत सारे लोग छोटे हैं, बिल्कुल। आपसे भी छोटे भी, आपसे बड़े भी बहुत होंगे। उम्र ही अगर योग्यता का पैमाना होता जी तो देश का सबसे बूढ़ा आदमी देश का प्रधानमंत्री होता। वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। तो इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो इसको खूब प्यार दीजिए, लोगों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।